होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 40 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सेक्शन 40 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें बताता है बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। जो उस लैंड का यूज होना है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। तो ये बेसिकली ओनर करता है कि अगर उसने किसी को घर बेच दिया है तो वो एक सर्टेन जगह पर उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि तुम मतलब ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, या इस पार्ट का, लैंड के इस पार्ट का यूज नहीं कर सकते हो। तो बेरा की लैंग्वेज में जाने से पहले हम लोग इसे नॉर्मल जनरली समझते हैं, इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं, ताकि बेरा की लैंग्वेज फिर बाद में हमें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले एक और बात, ये जो सेक्शन है ये दो पार्ट में पढ़ा जाएगा। पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपका वेयर से लेकर के लैटर प्रॉपर्टी तक है, आप अपनी बेरैक में देखोगे। और जो दूसरा पार्ट है वो आपका सच राइट से लेकर के हैंड्स तक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग। फर्स्ट पार्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो पहला पार्ट है वो क्या करता है, और जो ओरिजिनल ओनर है प्रॉपर्टी का उसकी राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। In accordance with the terms on which he had sold the portion of his property to the transferee। क्यों, किस बारे में, ताकि वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सके जिसको उसने प्रॉपर्टी बेची है उस ट्रांसफरी के ऊपर। इसे हम लोग एक इलस्ट्रेशन समझते हैं कि किस तरह की कंडीशंस आखिर में जो ओरिजिनल ओनर है वो लगा सकता है। So illustration says A is the owner of a large plot of land adjoining a road। ए जो है अभी तो यहाँ पर हालांकि मैंने डिवाइड कर दिया है क्योंकि फिर वो बाद में जब बेच देता है बी को, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे ये पूरी चीज, जो इतना बड़ा प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट जो था वो ए के नाम पर था, ठीक है। और उसके एडजॉइनिंग पे एक रोड थी, उसके आगे एक रोड थी, ठीक है। ही कंस्ट्रक्ट्स अ हाउस ऑन द हाफ ऑफ द प्लॉट। आधे प्लॉट पर, यानी कि यहां से वो इतने प्लॉट पर वो अपना जो है वो हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेता है। एंड द अदर हाफ एडजॉइनिंग द रोड इज लेफ्ट ओपन। अगर मैं ये लाइन यहां से हटा दूं तो इसका मतलब ये है कि आधे पे जो है वो ए का हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। बाकी की जो जगह थी वो उसने खाली छोड़ दी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था रोड तक जाने का। तो बाकी की जो जगह थी वो उसने अभी फिलहाल के लिए खाली छोड़ दी है, ठीक है। ऑन दिस प्लॉट ही मेक्स अ 4 feet वाइड पाथ टू रीच द रोड। अब इसी प्लॉट पर वो क्या करता है, इस बार जो प्लॉट उसका खाली छोड़ा हुआ जो प्लॉट है, जो उसकी जगह बची हुई है, वहां पर वो क्या करता है, यहाँ पे एक 4 feet वाइड, 4 फीट की एक रास्ता बना देता है रोड तक जाने के लिए, ठीक है। दिस पाथ इज यूज्ड बाय हिम एंड हिज फैमिली टू एक्सेस द रोड एज वेल एज देयर हाउस। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो जो इसने पाथ कंस्ट्रक्ट कराया है वो इस पाथ को क्या करेगा, यूज करेगा रोड तक जाने के लिए, वो और उसके फैमिली मेंबर्स। A later sells this vacant plot of land to B। अब क्या करता है ए, जो ये प्लॉट जो खाली था वो अपना बी को बेच देता है, ठीक है। उसने बी को बेच दिया with a condition that B would not build on this path। कंडीशन क्या लगाता है कि बी जो है वो यहाँ पर इस जो पाथ उसने बनाया 4 feet वाइड, वो उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकता, कुछ बिल्ड नहीं करा सकता। एंड विल ऑल्सो नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द एक्सेस थ्रू दिस पाथ। और जो एक्सेस है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता। मान लो किसी तरीके का कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, कुछ भी कर दिया, कोई ऐसा सामान रख दिया जिसको हटाया नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और यही एक तरीका होता है कि भाई ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया किसी को कोई जगह एक्सेस करने से, तो बी ऐसा भी नहीं करेगा। ऐसा ए ने पहले कंडीशन बता दी उसको। दिस कंडीशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द सेल डीड। सेल डीड में ये सारी बातें लिख दी गई, ठीक है। B would be legally bound to follow this। तो अब क्या है, B जो है वो लीगली बाउंड हो गया है इस चीज को फॉलो करने के लिए, ठीक है। एक चीज और, here A would be described in relation to this property as a third party। देखो अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो B का प्लॉट है जो उसने बेच दिया है, ए इसके लिए थर्ड पार्टी हो गया। अब उसने बेच दिया है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी पर, लेकिन हाँ वो अपनी लीगल राइट कंपेल कर सकता है बी पर, क्योंकि भाई वो उसकी लीगल राइट है। यहाँ रोड तक जाना ये चीज उसकी लीगल राइट है, तो वो
कंपेल कर सकता है, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। ही नीदर हैज एनी इंटरेस्ट इन इट नॉर एनी ईजमेंट राइट। किस चीज पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई ईजमेंट राइट है, बी के प्लॉट पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसकी ईजमेंट की कोई राइट है, बट हैज ए लीगल राइट टू कंपेल टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी इन अ स्पेसिफिक मैनर। लेकिन उसका लीगल राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी एक स्पेसिफिक मैनर में एंजॉय करना चाहता है। ये उसका लीगल राइट है कि भाई जैसे इंसान चाहता है उस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज करे। तो वो इस वजह से बी पर कंपेल कर सकता है, ये कंडीशन लगा सकता है कि वो उसको यहाँ ये इस ना यहाँ पर कुछ भी बिल्ड करे, कंस्ट्रक्ट करे, और ना ही ये जगह ऑब्स्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। लास्ट बात इसमें ये है कि दिस कंडीशन वुड बी बाइंडिंग अपॉन ट्रांसफरी ओनली व्हेन, देखो दो कंडीशंस हैं, ये दो कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी ये कंडीशन बाइंडिंग होगी, किस पर, बी पर, यानी कि ट्रांसफरी पर। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ही हैज नोटिस ऑफ द कंडीशन। जो कंडीशन का नोटिस है वो बी के पास होना चाहिए पहले से ही, सेल एग्जीक्यूट करने से पहले बी के पास इस चीज का नोटिस होना चाहिए कि भाई ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसा कुछ है, ऐसी एक जगह है जहां जिसको मैं यूज नहीं कर सकता हूं, ना उसको मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता हूं उस जगह को, ठीक है। तो ये कंडीशन ये नोटिस बी के पास होनी चाहिए। दूसरी बात, ही इज अ ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफरी। अगर उसने विदाउट कंसिडरेशन ये ट्रांसफर हुआ है, अगर विदाउट कंसिडरेशन ये ट्रांसफर हुआ है तो फिर कोई बात ही नहीं, भाई पैसा ही नहीं दिया गया, पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो भी जो है वो नहीं भी बताएगा तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, so the second part of section 40 refers to a situation where B sells his property to a transferee। अब क्या हुआ, सेकेंड पार्ट इस सेक्शन का क्या बताता है कि B ने, ये जो B है, अब इसने अपनी इस प्रॉपर्टी को, इस प्लॉट को किसी दूसरे को बेच दिया। मान लो किसी C को सेल कर दी, किसी C को सेल कर दी ये प्रॉपर्टी उसने। दिस ट्रांसफरी मे बी अवेयर ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन और मे नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ इट। भाई हो सकता है कि उसको C को इस कंडीशन के बारे में पता हो या हो सकता है ना पता हो, ठीक है। हम पता भी मान सकते हैं, नहीं भी पता मान सकते हैं। तो कंडीशन, क्या कंडीशन थी, ये जो कंडीशन थी 4 फीट वाइड पाथ की, कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए किसी तरीके का कुछ भी, वुड बी बाइंडिंग अपॉन सी। ये कंडीशन भी उसी इन्हीं दो शर्तों पर ही बाइंडिंग होगी सी पर भी। क्या वो दो शर्तें, ही हैज अ नोटिस ऑफ द कंडीशन। अब या तो भाई बी उसको पहले से ही बता दे, क्योंकि बी से ट्रांसफर हो रही है वो प्रॉपर्टी उसको, तो जो ट्रांसफर हुआ वो तो बी हुआ ना, तो बी सी को पहले से ही बता दे कि ऐसी ऐसी सी कंडीशन है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तुम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो वो वे, ठीक है। तो या तो बी उसको बता दे, उसको नोटिस दे दे, और या फिर वही दूसरी चीज की वो ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफरी हो। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसको बेराक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। हालांकि हमने पूरा का पूरा सेक्शन डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार हम लोग बेराक की लैंग्वेज भी देख लेते हैं। So, where for the more beneficial enjoyment of his own immovable property, जब प्रॉपर्टी को एंजॉय करने की बात आती है, उसकी खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी को, a third person has independently of any interest in the immovable property of another or any easement thereon a right to restrain the enjoyment in a particular manner of the latter property। तो क्या जो ओरिजिनल ओनर है, वही चीज मैंने आपको बताई, जो ओरिजिनल ओनर है वो एक कंडीशन लगा सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है, रेस्ट्रेन कर सकता है। अब यहाँ पर वो यहाँ पर ये चीज वो रेस्ट्रेन कर रहा है भाई बी के प्लॉट से, तो उसका एंजॉयमेंट ही रेस्ट्रेन कर रहा है ना, लेकिन वो कर सकता है। क्यों कर सकता है, ताकि उसका जो एंजॉयमेंट है उसकी प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक मैनर में जिस प्रॉपर्टी को वो यूज करना चाहता है वो चीज ना खराब हो, उसकी लीगल राइट्स का वायलेशन ना हो, ठीक है। or of obligation annexed to ownership but not amounting to interest or easement, where a third person is entitled to the benefit of an obligation arising out of contract and annexed to the ownership of immovable property but not amounting to an interest therein।
ठीक है, सच राइट और ऑब्लिगेशन मे बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट ट्रांसफरी विद नोटिस देयर ऑफ or a gratuitous transferee of the property affected thereby but not against a transferee for consideration and without the notice of right or obligation not against such property in his hand. देखो यहां से इसका मतलब यही है, तो देखो दोनों पार्ट में यही कंडीशन लग रही है। पहले पार्ट में भी यही कंडीशन लग रही थी कि भाई ए बी को बताएगा कि नोटिस देगा उस कंडीशन की वो ऐसी कंडीशन लगाने वाला है, और या तो फिर भाई जो बी है वो ग्रेचुअस ट्रांसफरी हो, या तो फिर जो ट्रांसफरी है वो ग्रेचुअस ट्रांसफरी हो बिना कंसिडरेशन की उसने प्रॉपर्टी ली हो, तो ठीक है। दूसरे पार्ट में भी यही बताया गया है कि अब अगर बी से सी को प्रॉपर्टी जा रही है तो वो ये जो कंडीशन है ये बाइंडिंग तभी होगी जब उसके पास सी के पास नोटिस होगा कंडीशन का, या फिर वो ग्रेचुअस ट्रांसफरी होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भी ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।